हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 10th का विज्ञान जिसका मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है जारी किया गया है 2025 के लिए। ये जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 के लिए आप देख रहे हैं, तो 2025 में जो ये बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए मॉडल पेपर जारी किया बोर्ड ने। यह पेपर कैसा रहेगा ये आप देखें, और जो मॉडल पेपर जारी यहाँ पर हुआ है इसका ये पूरा सलूशन जो है आपके लिए लेकर लाए हैं। अब इसे आप पढ़ करके और बहुत ही लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये विज्ञान का कोड होता है 931 और ये देखिए समय होता है इसका 3 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में होते हैं, अ और ब। अ तथा ब 3 उपखंडों फर्स्ट सेकंड थर्ड में बटा होता है, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान जो है यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का होता है हिस्सा। तो इसमें फिजिक्स होता है, इसमें केमिस्ट्री होता है और इसमें जो है बायोलॉजी होता है। और जो खंड अ होता है यह बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसके सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना होता है। और जो खंड अ है ये आपको अलग से जो है एक OMR सीट मिलती है परीक्षा में, और उस OMR सीट पर आप इसको जो है भरते हैं। खंड ब जो होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, मतलब कि जब एक उपखंड का क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो अगले उपखंड को, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया तो केमिस्ट्री का जब शुरू कर रहे हैं तो अगले पेज से शुरू करिए। वो जो जिस पेज पर आप फिजिक्स का खत्म हुआ वहाँ छोड़ करके अगले पर। इसी तरह से केमिस्ट्री का जब खत्म हुआ तो बायोलॉजी का जब शुरू करेंगे तो उसको नए पेज से शुरू करेंगे। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जैसे देखिए खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका 1 या 2 पृष्ठ गोलीय है। अब ये 4 विकल्प दिया गया है, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो आपने क्या पढ़ा? गोलीय लेंस। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा बनता है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो आपने पढ़ा हुआ है ना, आंख की समंजन क्षमता। तो ये समंजन क्षमता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत शक्ति, इसका मात्रक होता है वाट। और प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। अब इस तरह से आप देखेंगे तो 1 2 3 पर क्या क्या आया? ये पहले नंबर 4 आया, फिर इसके बाद दूसरे के लिए 1 आया, तीसरे के लिए सेकेंड आया है और चौथे के लिए थर्ड आया है। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि आप डी ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए लंबाई और व्यास समान है तो प्रतिरोध भी समान होंगे। श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, R1 बराबर R प्लस R2R हो गया। समांतर में 1/R2 बराबर 1/R प्लस 1/R, तो 2/R हुआ। R2 बराबर हो जाएगा R/2। अब R1 अपॉन R2 का मान हो गया 2R और यहाँ से हो गया R/2, तो ये 4:1। और प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा H = I²RT होता है। तो बाकी सभी चीजें कांस्टेंट हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल R।
यानी H प्रोपोर्शनल R, तो H1/H2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी इक्वल्स टू R1/R2, तो 4:1, ऑप्शन नंबर डी। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो यह जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो है आप थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि इसके अक्ष पर केंद्र में अधिकतम होता है और जब सिरों की ओर जाते हैं तो घट करके आधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में जो है यही दिया गया है कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है। उपखंड ख, अब ये देख रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, ये ABCD दिए गए हैं, तो इसमें बेंजीन का सूत्र देखिए कौन सा है, ये सी ऑप्शन, ये देख रहे हैं ना, बेंजीन का क्या हो जाएगा C6H6, तो ये बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी CH4 और C2H6, इसके साथ CH3OH और C2H5OH, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 यानी बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट एवं 4। पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी हमारे दांत में जो कैविटी होती है कब बनती है? जब मुंह का pH जो है 5.5 से कम होने लगता है, तो वह क्या हो जाता है? एसिडिक, और ज़्यादा एसिडिक होता है तो उस केस में क्षय जो है होने लगता है। अभिकथन फर्स्ट, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें आपको दिखाना है कि दोनों अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड सही हैं, तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। और इसी तरह से ये आप BCD देखिए, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जिंक जो प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस बनती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या किया? विस्थापित किया। तो इसका मतलब कि अभी कथन फर्स्ट तथा तर्क सेकंड यानी दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। यानी जिंक जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इसका जो है इसके साथ कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस H2O, तो ये जो है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तब ये बनाएगा। उपखंड ग, ये वायु का क्वेश्चन होगा। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो देखिए नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिकाएं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? ये आप फिगर देख रहे हैं न्यूरॉन का है। तो तंत्रिका आवेग डेंड्राइट में शुरू होते हैं, कोशिका शरीर की ओर बढ़ते हैं और फिर अक्षतंतु के नीचे की ओर बढ़ते हैं। एक तंत्रिका आवेग विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में न्यूरॉन के साथ यात्रा करता है। अक्षतंतु टिप एक सिनेप्स पर समाप्त होती है। सिनेप्स प्रत्येक अक्षतंतु टिप और अगली संरचना के बीच का जंक्शन होता है। तो इस तरह से इस फिगर में आप देखेंगे तो ये है ऑप्शन सी होगा। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी क्वेश्चन में हम जल्दी में पढ़ जाते हैं कथन सही है, अब यहाँ देख दिया कथन सही नहीं है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित चित्र में ए, बी तथा सी किस क्रम में है? बहुत आसान क्वेश्चन। ए परांकुर, बी बीजपत्र और सी मूलांकुर यानी ऑप्शन नंबर सी।
19 नंबर क्वेश्चन, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि क्या होता है। अब देखिए यहाँ ये 1 2 3 4 दिया गया है, तो इसमें अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ये दोनों ऑप्शन ठीक मैंने सही नहीं यहाँ पर है, तो फर्स्ट और सेकेंड यानी ये सही है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो ये मांसाहारी प्राणी होता है। अब इसके बाद शुरू होता है खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड क होगा। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे और फिर इसके बाद जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 1, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो देखिए दृष्टि दोष क्या है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वह वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टिता भी होती है। सेकंड, इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, तो वर्षा के पश्चात जल की कुछ बूंदें वायुमंडल में लटकी रहती हैं। गुरुत्व के कारण उनका आकार छोटे छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। जब प्रकाश की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और जिसके कारण हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल दर्पण के उपयोग, तो ये चेहरा देखने, सेविंग दर्पण के रूप में दांत, नाक, कान एवं गला के डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। इस दर्पण का उपयोग टार्च, मोटर कार, इंजन की हेडलाइट में भी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, बाइक, कार आदि के साइड मिरर में होता है। सड़क के किनारे लगे लैंपों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसी 4 ओम प्रतिरोधक की प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया, आर दिया 4 ओम, टी 1 सेकेंड, डब्ल्यू 100 जूल, विभवांतर क्या होगा, तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये V स्क्वायर बराबर ये वैल्यू रख देंगे तो 400 आ गया, तो V इक्वल्स टू अंडर रूट 400। तो प्रतिरोधक के सिरों पर V बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। सेकेंड पार्ट में 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। तो R बराबर 20 ओम, I बराबर 5 एम्पियर, T बराबर 30 सेकेंड, H क्या होगा, तो H बराबर I स्क्वायर RT। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 15,000 जूल। यानी आप इसको 1 2 3 4 1.5 × 10⁴ जूल भी कह सकते हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। अभी देख रहे हैं कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर है। अब यहाँ पर इसका PDF मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप सभी लोग जो है, जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो इस तरह से 4 का फर्स्ट, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर ये काटती हैं तो कटान बिंदु पर जो है 2 स्पर्श रेखाएं बनेगी जो कि 2 बल की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। सेकेंड पार्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो ये आपने बहुत पढ़ा हुआ है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है F बराबर IL V sin थीटा, जहाँ पे I धारा, L चालक की लंबाई और B चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा यह जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ धारा का कोण, यानी कण ये जैसे रखा गया है। तो अधिकतम बल के लिए साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। और न्यूनतम के लिए वह क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए।
अथवा पाठ है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, फ्यूज तार जो है कैसे बचाता है? फ्यूज तार धातु का पतला कम गलनांक वाला तार होता है। जब कभी धारा प्रवाह या वोल्टता बढ़ती है तो फ्यूज तार अधिक गर्म होने के कारण जलकर या गलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में संबंध विच्छेद हो जाता है और इसके कारण घर के अंदर परिपथ में चलने वाले विद्युत उपकरण आदि अधिक धारा प्रवाह के कारण जल जाने से सुरक्षित हो जाते हैं। अब ये परिनलिका का फिगर आप बनाएंगे और अस्थायी चुंबक प्राप्त करने के लिए जो है ये परिनलिका के अंदर की छड़ को स्टील या एल्यूमिनियम की कोर पर तार लपेटकर बनाया जाना चाहिए, जिससे चुंबकित होने के पश्चात देर तक चुंबकीय गुण बना रहे। परिनालिका में दिष्ट धारा प्रवाहित होनी चाहिए। परिनालिका में लपेटे गए तार के फेरों की संख्या अधिक और सघन होनी चाहिए, जिससे इसके भीतर एक प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। अब आता है उपखंड ख। अब इसको आप नए पेज से लिखना शुरू करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? देखिए, ये रिएक्शन लिखेंगे इस तरह से। सेकंड के लिए लिखेंगे, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो ये रिएक्शन आप इसमें लिख देंगे। निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो अब इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, इस आंसर को आप लिख लीजिए। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए और ये IUPAC नेम है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब ये देख रहे हैं 3 पार्ट है, 2-2 नंबर के, 2 तिहाई 6। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? वह रासायनिक आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन यानी शेयरिंग होती है। सहसंयोजी आबंधन में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? ये सब लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। सेकंड पार्ट है इसका। अब इसमें पूछा गया नाम, तो ये इसका नाम है प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ये CH3COCH3 है, कीटोन है, तो इसका नाम IUPAC नाम हो गया प्रोपेनोन। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो यह आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं। इन्हीं अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण झाग का निर्माण नहीं होता है। अथवा पाठ में है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता रेडॉक्स अभिक्रिया, स्टरीकरण अभिक्रिया। तो विकृत गंधिता क्या होती है? वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ का वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से वह उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उस खाद्य पदार्थ का स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, तो यहाँ पर जो है दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एस्टरीकरण, जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। तो जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर यानी फल जैसी गंध निकलती है और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, एसिटिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल है, एस्टर बना और ये जल। अब ये ग पार्ट है। ग पार्ट जो है ये बायोलॉजी का हिस्सा है। तो जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। तो ये अंतर आप ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का ये चित्र दिया गया होता है। अब इसमें ABCD ये आपका जो नाम है इसमें, तो A पीनियल काय ग्रंथि है, B पिट्यूटरी है, C थायराइड तथा पैराथायराइड है और D थाइमस ग्रंथि है। इसका नाम लिख देना है। तो आंसर कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप पूरा पढ़िए। ये जो है पूरा जो है गुणसूत्र पर आधारित है। तो इसमें पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े + XY 46 गुणसूत्र होते हैं।
स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़े यानी 22 दूना 44 और 2 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, यानी जो XX और XY होते हैं। जैसे मदर फादर, फादर में होगा XY, मदर में होगा XX। अगर फादर का X और मदर का X मिलता है तो ये XX और यहाँ पर जो निर्माण होगा तो ये लिंग लड़की बनेगी। अब यहाँ पर फादर का Y और मदर का X तो XY, यहाँ पर लड़का। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत। तो ये देखिए, ये पूरा फिगर है, इसमें देखिए दिया गया है मानव आहार नाल, पूरा डिटेल है। स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए, इसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाई। ये देखिए परागकण, वर्तिका, अगर नर युग्मक, परागनली, अंडाशय, मादा युग्मक,